देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सूबे में निम्न वर्षापात के कारण खरीफ फसल के आच्छादन में अपेक्षित उपलब्धि नहीं होने के कारण बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुहानी की अध्यक्षता में खरीफ फसलों का 100% आच्छादन करवाने को लेकर कृषि विभाग के सचिव एन श्रवण, आपदा विभाग के सचिव संजय अग्रवाल एवं सभी जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में आपदा विभाग के सचिव ने बताया कि 31 जुलाई तक हुई वर्षा के प्रतिवेदन के अनुसार विगत वर्ष की तुलना में 36% कम वर्षा हुई है, लेकिन अनेक जिलों से प्राप्त दैनिक प्रतिवेदन के अनुसार सब प्रतिदिन वर्षा हो रही। उन्होंने कहा कि जुलाई माह में कम वर्षा होने की वजह से खरीफ फसल जिसमें मुख्यतः धान, मक्का, अरहर की रोपनी में कमी आई है। उन्होंने कहा कि दक्षिण बिहार में 15 अगस्त तक धान रोपनी की जाती है तथा उत्तर बिहार में 7 से 8 अगस्त तक धान की रोपनी होती है। कृषि सचिव ने कहा कि विगत सप्ताह से हो रही वर्षा को देखते हुए उम्मीद है कि 100% फसल का आच्छादन हो पाएगा। धान रोपनी हेतु किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करते हुए अति निम्न दर पर कृषि फीडर से बिजली आपूर्ति की जा रही है। साथ ही 29 जुलाई से 31 अक्टूबर तक के लिए किसानों को 3 सिंचाई के लिए 60 रुपए प्रति लीटर डीजल की दर से 600 रुपए प्रति एकड़ प्रति सिंचाई डीजल अनुदान दिया जाएगा। धान का बिचड़ा एवं जूट फसल के लिए अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1200 रुपए प्रति एकड़ तथा खरीफ फसल में धान, मक्का, दलहन, तिलहन, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों के लिए अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 1800 रुपए प्रति एकड़ देय होगा। उन्होंने कहा कि यह अनुदान सभी प्रकार के किसानों को प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ सिंचाई के लिए दिया जाएगा, जिसमें रैयत एवं गैर रैयत दोनों प्रकार के किसान जो वास्तविक जोतदार होंगे उन्हें देय होगा। शादी के 2 साल बाद महिला ने आत्महत्या कर ली। परिवार ने हत्या का आरोप ससुराल वालों पर लगाया है। यह घटना दरभंगा जिले के एपीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत आनंदपुर सहोरा गांव के हायाघाट प्रखंड का है, जहां शिवानंद झा की पुत्री सीमा कुमारी का विवाह अमित चौधरी पिता फूल कुमार चौधरी के साथ दो वर्ष पहले हुआ था। एक 5 माह की बच्ची है। सीमा कुमारी के भाई ने बताया कि बीती रात तकरीबन 8 बजे के आसपास आखिरी बार पिताजी से बहन की बात हुई थी। उसके ठीक आधे घंटे के बाद उसके ससुर का फोन आता है। उसके बाद थाना से फोन आता है कि आपकी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सीमा कुमारी का घर कमतौल थाना क्षेत्र के पिंडारू में रहने वाली है। वहीं अशोक पेपर मिल थाना पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर डीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लड़की के भाई राकेश कुमार ने बताया कि बहन 6 महीने से डिप्रेशन में है और उसके सास ससुर और देवर मिलकर उसे प्रताड़ित कर रहे थे, जबकि लड़का दिल्ली में रह रहा, वह भी आने वाला है। 4 दिन पहले हमने गया था वहाँ पे, जो उनका ससुराल था वहाँ पे मैंने गया था। अच्छा। वो डिप्रेशन में थी। अच्छा। डिप्रेशन में थी। इससे पहले भी मेरी शादी में आई थी। उस समय भी यही बातचीत हो रहा था। हम लोग, क्योंकि लड़की है, हम कितना दिन रख सकते हैं। हम लोग उसको बोले कि रुझा समझा करके फिर भेजे। अच्छा। उसके बावजूद पहले मोबाइल इसके पास रहता था, फिर टॉर्चर वगैरह करके मोबाइल भी ले लिया गया। और ससुर कभी होता था आपको कुछ पैसे की लेन देन की बात, जैसे इसका हस्बैंड उस समय बताया गया था जो हस्बैंड कमाता है, हस्बैंड यही करता है जो उसका अपना पेट नहीं भरता है। अच्छा। जिस समय शादी हुआ तो उसमें बताया गया था जो हस्बैंड 10 या 15 हजार रुपया कमाता है, बाटा कंपनी में काम करती है दिल्ली में। आज के डेट में ये स्थिति है जो अपने कमा करके भी नहीं खा सकता है। अच्छा। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी कुछ रिलेशनशिप की बात होती है वो भी मम्मी पापा को पता रहता था, क्योंकि लड़का शुद्ध बलेल है, जिसको हम लोग मैट्रिक में शुद्ध बलेल करते हैं। रिलेशन ये है जो सब टॉर्चर कर रहा है उसको, देवर, ननद और सास। वहाँ से कॉन्फ्रेंस पे पहले बात होता है, क्योंकि ननद और देवर यहाँ नहीं है। अच्छा। वो लोग कॉन्फ्रेंस पे बात होता था, उसके बाद यहाँ टॉर्चर किया जाता था। उनके ससुर का आया तो 10 मिनट के बाद थाना का फोन आया, साइड कर लिया बहन मेरी। हमारा कहना तो यही है कि 5 को सजा अच्छा से मिले, जैसा मेरा बहन को साथ हुआ वैसा ही सजा उसको मिले। हम भी नहीं करने देती थी, हम तो परसों भी फोन किए थे तो उसको सामने खड़ी रहती थी कि क्या बोलेगी, इसलिए वो बात नहीं करती थी। तो फिर बोली ठीक है रखो, ठीक है रखो, हम बाद में बात करेंगे। फिर वो कभी फोन देती, कभी नहीं देती थी, कभी मम्मी भी बोलती थी। हम लोग तो बोलते थे कि चलो झंझट होगा तो काहे करेंगे,
लेकिन मम्मी तो मम्मी होती है, मम्मी तो अपना 4 बार 5 बार फोन करके अपना बोलती थी, इसीलिए बोलती कि नहीं हम फोन नहीं करने देंगे, हमारा क्या बेटा नहीं है, हम क्या बेटी वाले नहीं है, हम अपना बात करेंगे घंटा करेंगे। अब बताइए साल भर शादी का हुआ था, घंटा अगर बातें कर लिया, मोबाइल रहता तो आज तो 10 मिनट में फोन करता। मोबाइल क्यों नहीं दी थी? वो देवर जो है वही उसको शादी में मोबाइल दिया था। अब वो बोल रहा है 4 साल मसरानी में बोला जो हम देने का कुवत रखते हैं तो छीनने का भी कुवत रखते हैं, इसीलिए वो क्रोध से कोई चीज लेती नहीं थी। अच्छा, क्रोध से कोई चीज लेती नहीं थी, और ये नहीं लेती थी तो ये लोग छीन लेती थी, ले लेती थी, फिर देती नहीं थी। मोबाइल रखी थी, उसको भी तकलीफ यही था, वो खरीद लेती, चाहे मेरा माँ पापा इतना नहीं था जो नहीं देती, लेकिन वो रखी थी और नहीं दे रही थी, इसीलिए वो नहीं। वहीं लड़के के पड़ोस में रहने वाले मनोज कुमार, अरविंद कुमार, गोपाल कुमार और साहिब ने पोस्टमार्टम में आए हुए थे, उनसे बातचीत हुई, जिन्होंने बताया कि यह हत्या नहीं आत्महत्या है। जब उनके साथ ससुर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन लोगों के परिवार के अंदर में क्या बातचीत होती थी उनकी जानकारी उन्हें नहीं है। मामला तो आत्महत्या का ही है। तो मान लीजिए होता है सास बहू में झगड़ा हो रहा था, 2-4 दिन से बता ही रहे हैं घर वाले भी, घर के पक्ष वाले भी। अब क्या मैटर है वो तो हमको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन ये जो बोल रहे हैं मतलब दहेज प्रताड़ना वो नहीं है, का कोई मामला नहीं है। हाँ, बाद बाकी सब बाद, क्योंकि लड़के का बाप खुद पैसा खर्च करके शादी किया था लड़के का। सर मैं वही बोल रहा हूँ, जब हमको मालूम ही नहीं है जो क्या उनको दिक्कत थी या क्या दिक्कत उनको दिया जा रहा था, हम लोग के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो यहाँ है ही नहीं। अच्छा। और मेन जो मुद्दा है वो पति पत्नी के बीच का ही है। अच्छा। दोनों में 6 महीने से ऊपर से कोई टॉपिक नहीं है, अभी पता चली हम लोग को। ये होने के बाद यही घर के पर नॉर्मल वर्क का काम होगा है, वो आ रहा है, संस्कार तो वही करेगा, कौन करेगा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अपने कामों से ज्यादा अपने कारनामों के लिए प्रसिद्ध होता जा रहा। विश्वविद्यालय छात्रों की समस्या के समाधान के लिए होता है, लेकिन अगर हम यूं कहें कि यह विश्वविद्यालय ही छात्रों के लिए अब एक बड़ी समस्या बन गई है तो गलत नहीं होगा। ताजा मामला यह है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने पार्ट 2 का जो रिजल्ट प्रकाशन किया है उसमें 0 नंबर लाने वाले एक छात्र को पास कर दिया गया। वहीं एक दूसरे छात्रों को 100 अंक के परीक्षा में न सिर्फ 151 नंबर दे दिया बल्कि इसे फेल भी कर दिया गया। मजे की बात यह है कि विश्वविद्यालय बिना इसकी जांच किए इस रिजल्ट को अपने वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया। जैसे ही रिजल्ट छात्रों के बीच आया, दोनों रिजल्ट बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और विश्वविद्यालय के हास्यास्पद कारनामे की चर्चा कर लोग न सिर्फ अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगा। वायरल रिजल्ट के बाद आखिरकार विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह मानवीय गलती के कारण ऐसा रिजल्ट सामने आया है, जिसे संज्ञान में आने के न सिर्फ तुरंत हटा दिया गया बल्कि इसे शुद्ध भी कर दिया गया। हालांकि उन्होंने अपनी गलती स्वीकारते हुए यह जरूर माना कि रिजल्ट अपलोड होने से पहले बारीकी से देखना चाहिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। उन्होंने मुहावरे का हवाला देते हुए कहा कि ठेस लगने के बाद अकल खुलती है। ऐसा ही हुआ है, आने वाले समय में ऐसी गलती नहीं हो इसका पूरा ख्याल रखेंगे। साथ ही उन्होंने अपने बचाव में दलील देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के पास छात्रों का पहले का कोई डेटा नहीं है, इस कारण भी कई तरह की समस्या उत्पन्न हो रही, लेकिन अब उनके पास लगभग 4 लाख छात्रों का डाटा उपलब्ध हो गया है। ऐसे में थोड़ी समस्या के बीच बेहतर रिजल्ट हो सकता है कि ये घटना पार्ट 2 के अमोल कुमार नाम के एक छात्र का आया था, जो पॉलिटिकल साइंस में उनको
फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर का जो मार्क्स होता है उसमें नंबर में 51 की जगह पे एक मानवीय भूल से या टाइपिंग एरर से आ गया था। जैसे ये चीज़ें आई हैं उसको तुरंत सुधार कर लिया गया है। अब देखिए जैसा मैंने कहा कि पार्ट 2 के रिजल्ट में लगभग 34-35 हज़ार बच्चों का मार्कशीट डाला गया है। उसमें इस तरह की 2-4 केस आए हैं, मानवीय भूल हुई है, ये हाँ वो भूल हुई है, तो उसके लिए फिर से इसीलिए आप लगते ना कि ठेस लगती है तो बुद्धि बढ़ती है, तो ठेस लग गई तो अब लोग कर रहे हैं उसको। अभी हमारे पास भी 1 दर्जन आवेदन हमने लिया है छात्रों से। देखिए अब कंप्यूटर ऑपरेटर है, मानवीय भूल हो गई है, तो इसमें कोई जानबूझ के ऐसा नहीं हुआ है। ठीक कर दिएगा, उसी वक्त जैसे आया था ठीक कर दिएगा। जैसी परिस्थिति होती है वैसी ही हमारी विचारधारा बनती है। यदि हम गंदी जगह में रहेंगे तो हमारा विचार अच्छा नहीं हो सकता। जितना स्वच्छता का माहौल परिवार, समाज या व्यवस्था में रहेगा उतना ही अच्छा हमारा स्वास्थ्य भी होगा। उक्त बातें मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP सिंह ने विश्वविद्यालय स्थापना की स्वर्ण जयंती के अवसर पर NSS कोषांग द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल अधिकारियों एवं स्वयं सेवकों को हरी झंडी दिखाकर विदा करते हुए कही। कुलपति ने स्वच्छता कार्यक्रम को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि हम लोग सामूहिक स्वच्छता को निरंतर संपादित करते रहें। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को स्वास्थ्य कार्यक्रम से जोड़ा है। हमारा परिसर व वातावरण स्वच्छ हो तो हमें बेहतर ज्ञान और प्रेरणा भी मिलती है। स्वयं सेवकों का यह कार्यक्रम प्रतीकात्मक एवं जागरूकता के उद्देश्य से चलाए जा रहे हैं। NSS के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम में मारवाड़ी कॉलेज से 11, CM कॉलेज से 10, MK कॉलेज से 7, CM साइंस कॉलेज से 5, WIT से 6, KS कॉलेज से 6, MRN कॉलेज से 6, RN कॉलेज पंडौल से 5 तथा PG डिपार्टमेंट से 10 स्वयं सेवकों ने भाग लिया है। आवश्यकता इस बात की है कि इस कार्यक्रम को जीवन का हिस्सा बनाएं और ये प्रतिदिन हम इस काम को करें। जैसे मन की स्वच्छता भी इसी में आती है, बाह्य स्वच्छता भी इसी में आती है। उस ढंग से हम काम करें कि एक परिसर हमारा, एक व्यवस्था हमारी सराउंडिंग स्वच्छ रहे, जिससे हमें एक ज्ञान मिले, एक प्रेरणा मिले। एक परिस्थिति जैसी होती है वैसे विचार हमारे बनते हैं। किसी अगर गंदी जगह पे हम रहेंगे तो एक अच्छे विचार नहीं बनेंगे। और जाहिर सी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता को स्वास्थ्य से जोड़ा है कि जितना स्वच्छता का माहौल रहेगा परिवार में, समाज में, व्यवस्था में, उतना ही स्वास्थ्य अच्छा होगा। उस तरीके से आदमी काम करेगा। मैं बधाई देता हूँ विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों को और अपने इन छात्र छात्राओं को कि इन्होंने जीवन में इसे उतारा है और एक परिणाम स्वरूप, एक प्रारूप के रूप में विश्वविद्यालय परिसर की सफा की स्वच्छता की एक योजना इन्होंने बनाई है। मैं बधाई देता हूँ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्थित सभागार में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए कुलपति ने कहा कि विगत 1 वर्ष से 5 अगस्त 2021 से 4 अगस्त 2022 तक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह मनाया जा रहा। 5 अगस्त 2022 को स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह का समापन होगा। समापन समारोह में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, सांसद गोपाल जी ठाकुर, सदर विधायक संजय सरावगी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग दीपक कुमार सिंह एवं गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। समापन समारोह में शिक्षा मंत्री 2 सत्रों को संबोधित करेंगे। इस वर्ष स्नातकोत्तर विभाग व कॉलेज केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहे। इस दौरान विभागों व कॉलेजों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं एवं कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। बिहार शिक्षा परियोजना की ओर से आयोजित विशेष प्रशिक्षण केंद्र हेतु मुख्य प्रशिक्षकों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण जो सोमवार को संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में दरभंगा जिले के सभी प्रखंडों से 2-2 मुख्य प्रशिक्षक आए हुए थे, जिन पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। यह लोग अपने अपने प्रखंड में जाकर उस क्षेत्र में प्रशिक्षण देंगे जहां की बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यही है कि अधिनियम 2009 के अंतर्गत सरकार का यही उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा विद्यालय से वंचित न रहे और हर बच्चा विद्यालय तक पहुंचे। गरीब परिवार के बहुत सारे बच्चे छेजित हो जाते हैं हर साल, तो उनको विशेष प्रयास करके विद्यालय तक लाया जाता है। तो विद्यालय से जो बाहर के बच्चे
अपने पोषक क्षेत्र में नामांकित होते हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए किस तरह से प्रयास किए जाए, उसके लिए ये प्रशिक्षण रखा गया था। हर प्रखंड से 2-2 प्रशिक्षक यहाँ बुलाए गए हैं जो काफी शिक्षक अनुभवी हैं, मेहनती हैं और काफी जानकारी रखते हैं। और ये लोग समाज से और जमीन से जुड़े हुए शिक्षक हैं। वो जो जानते हैं कि जो विद्यालय से बाहर के बच्चे हैं, विद्यालय तक आए हैं, उनको किस तरह से विद्यालय से जोड़ करके रखना है। मिथिला का पाग हो गया सर, और साथ ही इस पाग को भी हम उपाधि वाली टोपी भी बना सकते हैं। ये डिग्री होल्डर को उपाधि दिया जाता है, उपाधि वाली टोपी सर है। तो कला शिक्षण के द्वारा हम बच्चों को आकर्षक तरीके से बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ ईंट उद्योग दीपक ईंट उद्योग दरभंगा विभिन्न प्रकार की इको फ्रेंडली एवं सबसे सर्वश्रेष्ठ पेपर ब्लॉक, चेकर टाइल्स, वेंटिलेटर एवं फ्लाई ऐश ईंट के लिए संपर्क करें दीपक ईंट उद्योग दरभंगा। पता साधुपुर आनंदपुर साधुपुर पर दरभंगा बिहार। मोबाइल नंबर 9304081652 एवं 6200244427। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। राष्ट्रव्यापी आह्वान पर बेतहाशा महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, इन सब के खिलाफ और दरभंगा जिले में बाढ़ और सुखाड़ का अस्थायी निदान करने, सभी मजदूरों को घर बनाने के लिए वास्तविक पर्चा देने की मांग है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो बंद कर दिया गया उसे तुरंत चालू करने सहित आवास की व्यवस्था करने, मनरेगा में मजदूरों को कम से कम 600 रुपया मजदूरी देने सहित अन्य कई मांगों को लेकर अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन जिला कमेटी की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। आज बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के नेतृत्व में आह्वान पर दरभंगा जिला के खेत मजदूरों ने यह मार्च निकाला है। इसका मुख्य मकसद है नरेंद्र मोदी की सरकार की जन विरोधी नीति, आर्थिक नीति के चलते आज पूरे देश के अंदर महंगी बेतहाशा वृद्धि हुई है। महंगी में, बेकारी में वृद्धि, भ्रष्टाचार में वृद्धि, लगातार आप दरभंगा में देख रहे हैं हत्या हो रहा है। इसके अलावे आपको दरभंगा जिला के अंदर अभी सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है और 30 जून को मनरेगा बंद हो गया। एक तो अल्प मजदूरी मनरेगा में 210 रुपया सरकार देती है, जबकि इसी बिहार सरकार के अंदर अन्य विभागों में भी 317 रुपया प्रतिदिन का मजदूरी है। हम लोगों का मांग है कि मनरेगा के मजदूरों को प्रतिदिन 600 रुपया जो है सरकार जो है सो प्रतिदिन मजदूरी दे और इस सुखाड़ की स्थिति में मनरेगा से मजदूरों को काम दे। यदि काम नहीं देता है तो भत्ता देने का काम करे। मजदूरों का आंदोलन हो रहा है। आज के आंदोलन का मुख्य मुद्दा है खास करके दरभंगा जिला में बाढ़ सूखा का अस्थायी निदान करो। सभी मजदूरों को बांस घर बनाने के लिए बांस की पर्चा दो और जो प्रधानमंत्री आवास योजना बंद कर दिया गया है उसको पुनः चालू करके सभी को आवास की व्यवस्था करो। मनरेगा में मजदूरों को कम से कम 600 रुपया मजदूरी दो। अगर काम नहीं देते हो तो 200 दिन का भत्ता साल में देना पड़ेगा। भूखमरी, बेरोजगारी, बढ़ते महंगाई के खिलाफ यह हमारा प्रदर्शन है और इसी मांग को लेकर के आज पूरे देश में खेत मजदूर यूनियन के अखिल भारतीय आह्वान पर आज हम लोग आंदोलनरत हैं। वर्ल्ड बेस्ट फीडिंग सप्ताह कार्यक्रम के तहत रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन एवं आर्मी मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग के संयुक्त तत्वावधान में बेस्ट फीडिंग अवेयरनेस प्रोग्राम स्तनपान के लिए कदम बढ़ाएं, शिक्षित करें और समर्थन करें, जीवन का अमृत स्तनपान, इन सभी तमाम बातों को लेकर लोगों को जागरूक करने को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया आर्मी मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग लहरिया सराय।
ये आप दरभंगा मिड टाउन और इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स मिल करके उन्होंने ये आज का ये ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस प्रोग्राम साथ में मिल करके ये ऑर्गेनाइज किया है। और ये हम लोग हर साल ये चाहते हैं कि हम लोग ये करते ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक है 107 तारीख, ये शुरुआत है और इसमें ब्रेस्ट फीडिंग लोग को हम लोग बढ़ावा देंगे। बोलते हैं हम लोग को फ्यूचर में हम लोग का एक हेल्दी जनरेशन मिलेगा फ्यूचर में हम लोग को। ब्रेस्ट फीडिंग वीक का स्टार्टिंग किए हैं वो भारत सरकार और WHO मिलकर करता है। 1990 से हो रहा है, तकरीबन दुनिया के 170 देशों में भी आज के दिन मनाया जाता है। इसमें लोग प्रमोट करते हैं कि बच्चा जब डिलीवर हो तो शुरू के 6 महीना सिर्फ माँ के दूध पे, तो इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं, इसके लिए हम लोग प्लान बनाते हैं। मैं IAP का सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद सलीम अहमद और हमारे साथ रोटरी क्लब ऑफ मिड टाउन, टीम्स, मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, BSc नर्सिंग DMCH और DMCH के टीचर्स, हम लोग के ज्वाइंट वेंचर्स, हम लोग सबको साथ में मिलकर के इसको प्रमोशन आगे करना चाहते हैं। और जो पिटफॉल है कि गाय का दूध, चीनी, पानी, मिश्री ये सब बंद करें और माँ का दूध जो बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ है इसको चालू रखें और इसको दें। ब्रेस्ट फीडिंग वीक हर साल 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इस दौरान हम लोग सारी माओं को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वेरियस बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अवगत कराते हैं और उन लोगों को प्रॉपर टेक्निक और मोटिवेट करते हैं फॉर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पहले 6 महीने के लिए, क्योंकि पहला ये जो ब्रेस्ट मिल्क है वो एक कंप्लीट फूड होता है जो कि बच्चों को पहले 6 महीने के लिए मिलना चाहिए। एक सिंड्रोम को भी प्रिवेंट करता है। ब्रेस्ट फीडिंग अलाउज बेबी को मदर के क्लोज फील करवाता है, जैसे कि होल डेज, और जैसे कि बेबी माँ के मुंह में रहते हैं उस प्रकार का वो फील करवाता है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में खेल एवं संस्कृति विभाग द्वारा शिक्षकेतर कर्मचारियों का 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कुलपति ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मी विश्वविद्यालय के विकास की गति में आधार का कार्य करते हैं, इसलिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित शिक्षकेतर कर्मियों की यह दौड़ प्रतियोगिता विशेष हो जाती है। प्रेमचंद जयंती के अवसर पर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रोफेसर राजेंद्र शाह ने संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रेमचंद्र ने इतनी महत्वपूर्ण रचनाएं की, अगर उन पर विमर्श किया जाए तो बातें वर्षों तक चल सकती हैं। वे साहित्य के सच्चे साधक थे, मानवीय मूल्यों के प्रेरणा थे। मात्र भारतवर्ष की सभी कुरीतियों एवं समस्याओं पर उन्होंने गंभीरता से प्रकाश डाला। वे वस्तुतः मूक जनता की आवाज थे। वाणी को विराम देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी भाषा की सरलता जग जाहिर है।